नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बच्चे में होने वाले जॉइंटिस के बारे में। न्यू बॉर्न बेबी में जो होने वाले जॉइंटिस हैं वो बड़े जो एडल्ट हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। इसको नियोनेटल जॉइंटिस बोलते हैं या फिर नियोनेट हाइपरबिलिरुबिनिया बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको नवजात शिशु कामला। जो भी बच्चा गर्भ में रहता है, जो मदर में ब्लड होता है, ब्लड की सप्लाई बच्चे तक पहुँचती है प्लेसेंटा के थ्रू, जिससे कि ब्लड जो होता है जो बच्चे तक पहुँचता है, जिससे ऑक्सीजन बच्चे को पहुँचता है। जो हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है माता से बच्चे में ज़्यादा होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग करने की कैपेसिटी होती है। जब भी बच्चा गर्भ में होता है तो वो ऑक्सीजन तो माता के ब्लड से लिया करता है। जब भी बच्चा जन्म होता है, प्रगत में आता है, लंग से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करता है, तो उसे होता क्या है, जो बड़ा हुआ रेड ब्लड सेल था, जो बड़ा हुआ हेमोग्लोबिन है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है डिस्ट्रक्शन होना। हेम प्लस ग्लोबुलिन में टूटता है और यही बाद में कन्वर्ट होकर बिलिरुबिन में बन जाता है। बिलिरुबिन जो एक प्रकार का पीला तत्व होता है, ये अगर बढ़ जाता है ज़्यादा मात्रा में तो पीलिया की शिकायत हो जाती है। इसलिए क्योंकि बढ़ जाता है तो हाइपरबिलिरुबिया बोलते हैं। तो ये फर्स्ट काज होता है इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं। सेकंड काज होता है इम्मेच्योर लीवर। जब भी बच्चा प्रकृत स्थिति में आता है, माता के गर्भ से बाहर आता है, तो उनका लीवर इतना मैच्योर नहीं रहता है। इतना मैच्योर नहीं रहने के कारण जब बिलिरुबिन फॉर्म होता है वो लीवर से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं आ पाने के कारण वहाँ पे नियोनेटल जॉइंटिस काज करता है। तो लीवर का काम क्या होता है, जो भी बिलिरुबिन बन रहा है लीवर और पित्त से होकर वो सीधा डिओडेनम के सेकंड पार्ट में या फिर आंतों में आने के कारण जब भी स्टूल पास होता है तो स्टूल के रास्ते से जो बढ़ा हुआ जो बिलिरुबिन है वो निकल जाता है। इमेच्योर होने के कारण, पूरी प्रोसेस नहीं होने के कारण, ये जो बिलिरुबिन का अमाउंट है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में इंक्रीज होने के कारण नियोनेटल जॉइंटिस काज करता है। और जो थर्ड जो मोस्ट कॉमन काज है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए बिलिरुबिन फ्रॉम इंटेस्टाइन। बच्चा दूध पीता है, जो इंटेस्टाइन जो इसेंशियल पार्ट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और बिलिरुबिन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में मिक्स होता है। इससे क्या होता है, जो बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है ब्लड में। जो मोस्टली जो जॉइंटिस होता है दो प्रकार का होता है नियोनेटल जॉइंटिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस मोस्टली 60 से 80% बच्चों में होता है और जो पैथोलॉजिकल होता है 5% बच्चों में होता है, जो भी जन्म होते हैं जिनके। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, इसमें कोई घबराने की स्थिति नहीं होती, बच्चे को घर में ही रहकर बच्चा ठीक हो जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक ज़्यादा ट्रीटमेंट लाने की जरूरत नहीं होती। और जो पैथोलॉजिकल जो जॉइंटिस होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं, इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो कि 70 से 80% पेशेंट में बच्चे में होता है, न्यूबॉर्न बेबी में होता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। मोस्टली जो बच्चा होता है 70 से 80% तक वो उनको फिजियोलॉजिकल ही जॉइंटिस हुआ करता है। तो अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या है। ये ज़्यादा घातक नहीं होता। अगर माताएं, होता क्या है, जब बच्चों को जॉइंटिस हो जाता है तो माताएं बहुत घबरा जाती हैं। तो घबराइएगा नहीं, बच्चे को डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं इससे आपको हेल्प मिलेगी कि बच्चा आपका स्वस्थ जल्दी हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस होता है वो बच्चे के जन्म के तीसरे या चौथे दिन से स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चे का जो सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है, कब से, तीसरे से चौथे दिन स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद 5वें से 6ठे दिन तक रहता है। फिर धीरे धीरे 7वें से 8वें दिन तक धीरे धीरे कम हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में बात हो गई। तो फिजियोलॉजिकल जब भी जॉइंटिस होगा ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बच्चा आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा। बच्चे का सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, लगभग 10 से 13 बिलिरुबिन, बहुत ही हार्डली 15 बिलिरुबिन तक चला जाएगा। 15 mg/dl से क्रॉस नहीं होगा। और ये मोस्टली स्टार्ट कब होगा, तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे का हल्का हल्का सिम्टम आएंगे, फेस में जो स्क्लेरा होती है, आई का जो सफ़ेद पार्ट होता है वो हल्का हल्का पीला हो जाएगा, फेस भी हल्का हल्का पीला होने लगेगा। तो ये बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चा थोड़ा सा दूध नहीं पिएगा, थोड़ा सा, ये मोस्टली ऑब्जर्व करके ही पहचाना जाता है कि बच्चे को जॉइंटिस है नहीं। मोस्टली सिम्टम वैसे विशेष कुछ खास नहीं आते हैं, घबराने की बात नहीं। अगर बच्चे को तीसरे चौथे दिन से सिम्टम आ रहे हैं तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। और जो पैथोलॉजिकल होता है ये लेकिन काफ़ी खतरनाक स्थिति में ले जाता है बच्चे, इसलिए काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। इसको बच्चे को एडमिट करने की भी जरूरत पड़ती है। इसमें होता क्या है बच्चे का जब भी न्यूबॉर्न होता है, जब भी बच्चा जन्म होता है, उसके 24 घंटे के अंदर सीरम बिलिरुबिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट डे 5 mg/dl सीरम बिलिरुबिन बढ़ेगा और दूसरे दिन फिर 5 mg/dl बढ़ेगा। जो ये पर डे के
के हिसाब से 5-5 बिलीरुबिन बढ़ेगा और एक सप्ताह के अंदर 1 वीक के अंदर वो 15 mg/dl से ज़्यादा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है। इसमें कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि सीरम बिलीरुबिन टेस्ट कराया जाता है, हाइपोथायराइडिस के लिए TSH वैल्यू भी करा ली जाती है, CRP टेस्ट भी करा लिया जाता है और CBC भी करा लिया जाता है हेमोग्लोबिन जानने के लिए। अगर ये जॉन्डिस persist रहती है 14 दिन से भी ज़्यादा, तो ये हो सकता है आपको बच्चे को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है। बात करते हैं ये क्यों होता है, जो जॉन्डिस होता है क्यों होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, बात करेंगे। पहले कारण ये होता है RH इनकैपेबिलिटी। जो मदर का ब्लड ग्रुप होगा निगेटिव होगा और जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। इस RH इनकैपेबिलिटी होने के कारण जब बच्चा जन्म होता है तो RBC ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। RBC ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो सीरम बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीरम बिलीरुबिन का ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस होने का संभावना रहेगी। और दूसरा कारण होता है ABO इनकैपेबिलिटी। ABO इनकैपेबिलिटी, इसमें ब्लड ग्रुप इनकैपेबिलिटी होता है। जो ब्लड ग्रुप होते हैं ABO, ठीक है, ABO। तो इसमें माता का जो ब्लड ग्रुप होता है O होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है A या B। तो इसमें क्या होगा, जब बच्चा जन्म होता है तो ब्लड ग्रुप इनकैपेबिलिटी होने के कारण जब भी बच्चा जन्म होगा तो ब्लड ग्रुप इनकैपेबिलिटी के कारण तो RBC इसमें भी सेम ऐसे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा कारण ये होता है RBC ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलीरुबिन बढ़ेगा तो बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस होता है। सिफेलोहेमाटोमा, इसमें भी सिफेलोहेमाटोमा क्या होता है, इसमें तीसरा कारण सिफेलोहेमाटोमा। इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी की जब डिलीवरी होती है तो कभी कभी उसका हेड अटक जाता है तो गायनिकोलॉजिस्ट क्या करती हैं, उसको फोर्सेस से पकड़ के निकालती हैं। तो जो न्यूबॉर्न बेबी के हेड की बोन के अंदर जो ब्लड इंजरी होने के कारण ये भी एक कारण है कि नियोनेटल जॉन्डिस होने के कारण। इस कभी कभी कैपिटम सब्सिडम होता है, इसमें भी थोड़ा सा उभा बच्चा जन्म होता है तब भी उभार हो जाता है, लेकिन इसमें नियोनेटल जॉन्डिस से कोई लेना देना नहीं है। और जो कारण होते हैं लो बर्थ वेट, अगर बच्चा प्री टर्म में हुआ है 37 वीक से पहले ही हो गया है या फिर बच्चे का जो वेट है वो आपका 2.5 किलो से कम है, तो अगर 250 किलो से कम है तब भी चांसेस होता है नियोनेटल जॉन्डिस। अगर 1.5 किलो वेट है या फिर 1.5 किलो से भी कम है, 1 किलो है तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट है तो फिर ये भी सीवियर कास होता है बच्चे के नियोनेटल जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, कभी कभी बच्चा डिलीवरी के टाइम जो माताओं से मिल्क नहीं आता तो बच्चे को अपना दूध नहीं फीड करा पाती, मिल्क नहीं फीड करा पाती, तो मिल्क नहीं फीड कराने से भी ये जॉन्डिस हो जाता है। या फिर कभी गलत तरीके से भी मिल्क फीड कराने की या फिर उनके जो निपल होते हैं निपल में भी थोड़ा सा रैशेज या कट आ जाते हैं, उनकी वजह से भी जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो सही से नहीं पिला पाती हैं, इनकी वजह से भी नियोनेटल जॉन्डिस होता है। कोई बच्चा जन्म होता है उसको तुरंत माता का दूध पिलाना चाहिए और हर 2-2 घंटे में बच्चे को जगा के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि जो भी दूध पीता है वो जैसे माता का दूध पीता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है तो बच्चा क्या आता है, पोटी करता है। पोटी करने के कारण जो सीरम बिलीरुबिन का बढ़ा हुआ लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बढ़ा हुआ लेवल कम होने के कारण जो भी सीरम बिलीरुबिन का लेवल जो इंटेस्टाइन में बढ़ा हुआ लेवल कम हो जाता है। बच्चे को माता का दूध जरूर पिलाएं, ये सबसे पहले सभी डॉक्टर कहते हैं, सभी ये बहुत ही ज़रूरी है। ये भी कारण है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या है, इसमें बच्चे को क्या होता है, जो माता दूध पिलाती हैं उनकी वजह से भी जॉन्डिस हल्का हल्का हो जाता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात और बल्कि सेफ रहता है। इसमें कुछ मिथ डेवलप हो जाते हैं कि बच्चे को दूध ना पिलाएं, दूध पिलाने से हो रहा, बल्कि ऐसा बिल्कुल ना करना चाहिए, बच्चे को दूध लगातार पिलाते रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कारण है हाइपोथायराइडिस। हाइपोथायराइड न्यूबॉर्न बेबी को होने के कारण भी नियोनेटल जॉन्डिस होता है। 6PD डिफिशियंसी एक एंजाइम होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, इनकी डिफिशियंसी से भी नियोनेटल जॉन्डिस होता है। G6PD का टेस्ट कराते हैं, बेबी में ज़्यादा देखा जाता है, इसको इवेलुएट करके ही ट्रीटमेंट इसको देंगे। लियरी आर्टीसिया, इसमें क्या होता है, कॉर्न बाइल डक्ट का पैसेज होता है ब्लॉक होता है, सिम्टम थोड़ा सा लेट आता है, 15 डेज़ के लगभग आता है। इसमें जो सिम्टम आता है पेशेंट का, जो न्यूबॉर्न बेबी का, उसमें जो लैटिन होती है, जो पोटी होती है, वो लगभग वाइट कलर की आती है, कागज़ के समान एकदम वाइट जैसा आती है। ये स्थिति में सर्जरी ही करा के इसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और ये रही संपूर्ण जानकारी नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को स्थिति बहुत सीवियर स्टेज में चली जाती है और सीरम बिलीरुबिन का लेवल इतना ज़्यादा हाई अमाउंट हो जाता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में इंटर कर जाता है, तो ब्रेन के किसी भी पार्ट को सीरम बिलीरुबिन डैमेज कर देता है। डैमेज करने के कारण वहाँ पे का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है, जैसे कि कभी कभी पेशेंट को झटके आना या फिर लेथार्जी सुस्तीपन रहना, और अगर किसी पार्ट को ब्रेन ने डैमेज कर दिया वहाँ के फंक्शन को भी लॉस हो जाता है, जैसे कभी कभी पेशेंट
बच्चे को सुनाई नहीं देता है, या फिर कोई हाथ का काम नहीं कर पाना, या फिर पैर चलने में थोड़ा सा दिक्कत आना, ये सब दिक्कत आ जाती हैं। ये जब बच्चा बड़ा होता है तब ये दिक्कत आ जाती है। ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ट्रीटमेंट सबसे पहले, अब ये ट्रीटमेंट कैसे करें? इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है। अगर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, अगर पेशेंट को 3 से 4 दिन में अगर पेशेंट का सीरम बिलिरुबिन बढ़ रहा है, 5 से 6 दिन सिम्टम आ रहे हैं और 7वें 8वें दिन से अगर समाप्त हो रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के अंदर करा रहा है। इसमें कोई विशेष ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, बच्चा ऐसे ही ठीक हो जाता है। अगर फिर भी दिक्कत ठीक हो जाता है, इसमें क्या करना जाता है, फोटोथेरेपी दी जाती है। ब्लू कलर की एक लाइट होती है, न्यूबॉर्न बेबी में गिराई जाती है। वो लाइट थोड़ा सा वेवलेंथ गिराई जाती है। इसका काम क्या होता है, जो सीरम बिलिरुबिन होता है उसके स्ट्रक्चर केमिकल को चेंज कर देता है। तो चेंज करने के कारण जो सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होता है वो यूरिन के रास्ते से आकर निकल जाता है। तो ये ही फोटोथेरेपी के काम करने की प्रक्रिया। लेकिन अगर आपको ट्रीटमेंट देना है, बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, तो जो सनरेज होती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोथेरेपी से मोस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि आपने 6 घंटे फोटोथेरेपी दी और सनरेज के एक्सपोजर बच्चे को 1 घंटे कराया, तो लगभग बराबर ही होता है। तो सनरेज की लाइट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं न्यूनेटल जॉइंटिस को कम करने में। तो बच्चे को, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा धूप थोड़ा सा हार्ड होती है, तो इसको क्या करना है, बच्चे को कोई भी कपड़ा रैप करके बच्चे को मतलब थोड़ा देर के लिए एक्सपोज करें। ज़्यादा अमाउंट में जल्दी करेंगे तो बच्चे को थोड़ा सा इरिटेशन होगा, उसको जलन जैसा भी हो सकता है ज़्यादा सनरेज के। तो ये चीज़ ध्यान रखें। ये सब करने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो मान के चलिए वो बच्चे को पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। इसमें क्या करना है बच्चे को, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीरम बिलिरुबिन का लेवल जो कम करने के लिए इस कंडीशन में आता है, 14 डेज के वो क्रॉस कर जाता है। इसमें क्या करते हैं, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो ब्लड होता है वो निकाल लेते हैं और दूसरा ब्लड चढ़ा देते हैं। तो बच्चे का जब ब्लड निकालेंगे उसमें जो बढ़ा हुआ सीरम बिलिरुबिन है वो भी निकल जाएगा। नया ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो नए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में उसमें बिलिरुबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल अमाउंट में रहेगा, इससे बच्चा ठीक हो जाएगा। तो यही रही संपूर्ण जानकारी न्यूनेटल जॉइंटिस के बारे में। अगर आपके बच्चे को जॉइंटिस है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो न्यूनेटल जॉइंटिस के बारे में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पहुँच सके वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।